नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे लोकप्रिय प्रोग्राम आर पार। आज देश की सबसे बड़ी पब्लिक डिबेट में बात होगी चुनाव की और सिर्फ चुनाव की, चुनाव के नतीजों की, उसके इंपैक्ट अर्थात असर की, क्योंकि चंद दिनों में जम्मू कश्मीर और हरियाणा के नतीजे हम सबके सामने होंगे। यानी आवाम का फैसला, जनता जनार्दन का फैसला, आपका फैसला अब से कुछ दिनों बाद सबके सामने आ जाएगा। इसके बाद बारी आएगी महाराष्ट्र की, क्योंकि चुनाव आयोग पहले ही कह चुका है कि महाराष्ट्र में 26 नवंबर से पहले विधानसभा चुनाव हो जाएगा और झारखंड में भी 15 नवंबर के बाद चुनाव होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन चुनाव के बीच जाति से लेकर धर्म तक का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। महाराष्ट्र की सरकार ने गाय को राज्य माता घोषित किया तो इस पर खूब पॉलिटिक्स हुई। शिवसेना ने और विपक्षी दलों ने शिवसेना को ही श्राप दे दिया, यानी शिंदे गुट की शिवसेना को श्राप दे दिया। और एक बड़े नेता कह रहे हैं कि ब्राह्मण होने के बावजूद सावरकर बीफ खाते थे। इतना ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद हुआ था। तो अजीत पवार जो कि बीजेपी के साथ है, वो कह रहे हैं मैं 10% मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट दूंगा। इसमें बीजेपी फंस गई है। लेकिन सियासत के बीच हरियाणा से झारखंड तक भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों को भ्रष्टाचार पर घेरने में जुट गई है। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या इस चुनावी दौर में हवा का रुख किसी और जा रहा है? आज जनता के बीच, यानी जनता जनार्दन के बीच इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। क्या वाकई जो चुनावी शोर है, हवा किस और है? 2024 लोकसभा चुनाव के बाद हुई पहली परीक्षा में कौन बाजी मारेगा, इसका फैसला 8 अक्टूबर को होगा। फिलहाल तो जीत के दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं। तो हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी की खबरें भी सुर्खियां बनी हुई। किसकी सरकार बन रही है हरियाणा में? घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया सिस्टम? 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। पार्टी के लिए तो काम सब कर ही रहे हैं नीचे ज़मीन पर, ठीक है। हर पार्टी में थोड़ा बहुत खींचतान भी चलती हैं, होता है, ग्रुप्स होते हैं, बहुत चीज़ें। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम सरकार पर जोरदार प्रहार किया। झारखंड सरकार झारखंड के विकास को पटरी से उतारने में लगी है। आज झारखंड का बच्चा बच्चा जान चुका है, झारखंड के विकास में सबसे बड़ी बाधा कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी का गठजोड़ है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए परिवर्तन। इस बीच दिल्ली से मिले ड्रग्स के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा। गृहमंत्री ने लिखा कि ड्रग्स की 5,600 करोड़ की खेप में कांग्रेस नेता की संलिप्तता बेहद खतरनाक। कांग्रेस युवाओं को ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहती है। उनके इरादों को मोदी सरकार कभी पूरा नहीं होने देगी। जहां जहां कांग्रेस की सरकार रहती है, बताओ वहां ड्रग का धंधा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? ये चिट्टे का काम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? और आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा कि नेता भी संलिप्त हैं? वहीं महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने वोट जिहाद का मुद्दा उठाया। इसके तुरंत बाद अजीत पवार ने अपने हिस्से की सीटों में से 10% अल्पसंख्यकों को देने का ऐलान कर दिया। तो वीर सावरकर का मुद्दा भी वहां गरमाया हुआ है। कर्नाटक कांग्रेस के नेता दिनेश गुंडू ने दावा किया कि सावरकर गौहत्या के खिलाफ नहीं थे, वो बीफ भी खाते थे। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल है कि चुनावी लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ेगा और क्या इन चुनाव के नतीजों का असर भारत की राजनीति की नई दिशा तय करेगा। आज की चर्चा के बड़े मुद्दे क्या हैं? चुनाव है इसलिए जाति और धर्म का टकराव है। दूसरा बड़ा मुद्दा हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों का असर उत्तर भारत और पूरे देश की राजनीति पे पड़ने वाला है। यह दूसरा बड़ा मुद्दा। वोट बदलाव पे पड़ेगा या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, यह तीसरा बड़ा मुद्दा। ये है आज के बहस के बड़े मुद्दे। जोरदार तालियों से अभिनंदन है मेरे आज के मेहमानों का। मेरे साथ आज अनुराग भदौरिया हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, शहजाद पूनावाला हैं, नेता प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मेरे साथ कंचना यादव हैं, नेता हैं, प्रवक्ता हैं
राष्ट्रीय जनता दल की। मेरे साथ जेडीयू के नेता हैं मिश्रा साहब, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। जोरदार तालियों के साथ शुरुआत करते हैं आपसे शहजाद पूनावाला। क्या ये जो चुनावी शोर है, इसमें हवा का रुख जो है वो थोड़ा मुड़ा हुआ है, आपके खिलाफ है? क्योंकि ओपिनियन पोल यही इशारा कर रहे हैं और कांग्रेस कह रही है कि इस बार हरियाणा में आ रही है हमारी सरकार, महाराष्ट्र में भी आएगी हमारी सरकार और झारखंड में भी आएगी हमारी सरकार। देखिए, यही बात उन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव में भी कही थी, यही बात उन्होंने छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी कही थी, राजस्थान के चुनाव में भी कही थी, 2019 में हरियाणा के चुनाव हुए तब भी कही थी और उस समय पर भी हम जीते। क्योंकि आज मैं जनता की बात करना चाहता हूँ। हरियाणा में मोदी जी बीजेपी की सरकार आने से पहले सेक्स रेशियो 871 था, आज 916 हो गया। हरियाणा में पहली बार 1.5 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड मिला। डीबीटी के माध्यम से गरीबों के अकाउंट में 75,000 करोड़ बिना 1 रुपया लूट के पहुंचा। एमएसपी गेहूं की 1350 थी, आज 2200 से अधिक हुई। राइस 1310 था, आज 2300 हुआ। एग्रीकल्चर का बजट 1100 करोड़ था, आज 7900 करोड़ हुआ। प्रोक्योरमेंट 28 लाख मीट्रिक टन, आज 60 लाख मीट्रिक टन। जीडीपी की ग्रोथ रेट 6%, आज 11%। नेशनल हाईवे 15 किलोमीटर, आज 3500 किलोमीटर। रेलवे का बजट 350 करोड़ था, आज 3300 करोड़ था। यह बात तो हम कर रहे हैं, परंतु कांग्रेस क्या बात कर रही है? हरियाणा में जो दूसरे विपक्षी दल है वो क्या बात कर रहे हैं? एक तो लूट की, दूसरा झूठ की और फिर फूट की। लेकिन नेता आपका छोड़ के चला गया। अब सुन लीजिए, 12 साढ़े 12 बजे तक अशोक तंवर आपके लिए प्रचार कर रहा था, 2 बजे वो राहुल गांधी की रैली में जाके शामिल हो गया। आप बताइए। देखिए, आप बोल रहे कांग्रेस लूट रही है, लूट तो रही है, आपके नेता को ले गई उठाकर। हाँ, देखिए, कांग्रेस हमारे नेताओं के दम पर जीतना चाहती है, यही उनकी स्थिति आप को बोल रहे हैं ये, सुनिए सुनिए, आप बोल रहे हैं ये, सुनिए आप बोल रहे हैं कांग्रेस आपके अब अमित जी जवाब भी देने, आपके नेताओं के दम पर जीतना चाहती है। तो अब जवाब दूं? आपने ये बात बोली, अशोक चौहान किस पार्टी से आए हैं? जवाब देना पड़ेगा। अशोक चौहान किस पार्टी से आए हैं? जितिन प्रसाद किस पार्टी से आए हैं? आरपीएन सिंह किस पार्टी से आए हैं? आप खुद किस पार्टी से आए हैं? जवाब दीजिए। अब मैं जवाब देता हूं। फंस गए आज आप शहजाद भाई। अब मैं जवाब देता हूं। आपने तो कहा कि 12 बजे तक अशोक तंवर जी हमारे साथ थे और कल 12:30 तक थे और फिर उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, पर आज की बात कर रहा हूं, अभी की बात कर रहा हूं। कुमारी शैलजा का अभी ताजा बयान आया है कि मैं हुड्डा जी के नेतृत्व को नहीं मानती। अब कल वोटिंग होने वाली है और हुड्डा जी के नेतृत्व, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि अशोक गहलोत की 5 साल सरकार चली, सचिन पायलट ने एक दिन नहीं माना। सिद्धरमैया की सरकार चल रही है, एक दिन डीकेएस नहीं मानते। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की सरकार चल रही है, वहां पर दूसरे लोग नहीं मानते। ये कांग्रेस पार्टी अपने आप को एक नहीं रख पाती है, प्रदेश को एक क्या रख पाएगी? और दूसरी आपने बोला लंबा हुआ अनुराग गुदरिया, प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे बाकी लोग। कोई 10 सेकंड नहीं, प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। अनुराग गुदरिया आपकी बारी है। अनुराग गुदरिया, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस अपने आप को एकजुट नहीं रख पा रहा, तो इनसे कैसे निपटेगा? देखिए, कमाल की ये बात ओवर कॉन्फिडेंट है या कॉन्फिडेंट है? नहीं, वो जनता सब जान चुकी है इनके झूठे वादे, और कहते हैं ना वो वादों की बौछार जो लगातार करते रहते थे। ये अब वादों की बौछार पूरी कर नहीं पाते, तो सबको समझ में आ गया है कि झूठे लोग हैं। और जनता भी हरियाणा की समझ गई है कि इन्होंने इतने झूठे वादे किए थे, वादे पूरे नहीं किए। तो नेता तो बहुत समझदार होता है, नेता को पता चल जाता है कि रुख किधर है। नेता समझ गया कि बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है, तो नेता तुरंत कूद के वापस अपनी पार्टी में चला जा रहा है। यही कहते थे ना, जब इनके दल में नेता आते थे तो कहते थे भारतीय जनता पार्टी इतना बढ़ रही है, लोगों में भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास बढ़ रहा है, इसलिए लोगों की अंतरात्मा बदल जा रही है। और ऐसी अंतरात्मा बदलती थी, इनके पास चले जाते थे सत्ता के लालच में। आज अंतरात्मा फिर बदलने लगी है, फिर अंतरात्मा बदलती है, क्योंकि उनको लग रहा है बीजेपी की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो कांग्रेस के साथ चली जा रही है। बोलते बीजेपी की सरकार बोल गए। अंतरात्मा सिर्फ सत्ता के साथ बदल रही है, ये समझने की कोशिश कीजिए आप। अब चूंकि वहां पे इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, अब इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, तो नेता कूद के वापस चले जा रहे हैं अपने जो सरकार आ रही है उसमें। अब सवाल इनका इतना था, इन्होंने सारे के सारे नेता तोड़े थे, पूरी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त हो गई थी। अब वो कुछ आपके भी युक्त हैं, कुछ आपके भी गए हुए हैं। नहीं, मेरी बात वो भी नहीं। सब देखिए, ये सब कहीं ना कहीं भागेंगे, कहेंगे ना कि जब सत्ता चली जाएगी तो इनको खोजना पड़ेगा, कहां चले गए, बीजेपी के नेता ही नहीं मिलेंगे। फिर एक आध कोई बीजेपी के नेता मिलेगा, उनसे पूछेंगे जाके कैसे होता था। ठीक है, सब चले गए सब। तो हम के जब चले गए तो तुमने लिए क्यों थे उनको? अब सत्ता की लालच में आए थे, नहीं माने, सत्ता की लालच में ले लिया, अब हम अकेले हैं।
तो ये अकेले ही बचेंगे, क्योंकि आपने अगर जनता की बात की होती ना और हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों की आपने तकलीफ समझी होती और आप समझते सच्चाई पे चलते, आप उनके असली मुद्दों पे चर्चा करते, तो आज जनता आपके साथ खड़ी होती। आपने जनता के साथ सिर्फ धोखा किया है, सिर्फ आपको झूठे वादे किए हैं, आप सिर्फ धर्म और जात की राजनीति में जनता को उलझा के रखना चाहते हो। मेरा एक सवाल एक छिड़ा सा है, सुबह होते ही एक मेरी बात हो जाए, मेरी बात हो जाए, सुबह होते ही कुदाल फावड़ा लेके किसान खेत में चला जाता है, अपना हथौड़ी छेनी लेके हमारा मजदूर निर्माण कार्य में लग जाता है, छात्र अपना बैग लेके कॉलेज चले जाते हैं, युवा अपना टिफिन उठा के अपने रोजगार की तलाश में रोजगार पे चला जाता है। फिर ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक हमारे समाज के अंदर में जहर का नफरत घोलते हैं और फिर शाम को उसको टीवी पे परोसते हैं? ये कौन लोग हैं जो हमारे देश के अंदर में नफरत की आग लगाने वाले लोग हैं? पूरा हिंदुस्तान अपने काम में व्यस्त है। अगर ये वही लोग हैं जिनको सत्ता की लालच है, जिनको सिर्फ सत्ता चाहिए, किसी कीमत पर चाहिए, चाहे देश में नफरत हो तो हो, हम आपस में लड़े तो लड़े, लेकिन उनको सत्ता से प्यार है। अनुराग शांति। ओके शहजाद, आप लोग नफरत फैला रहे हैं, ये राहुल गांधी भी कह रहे हैं, अनुराग भदौरिया भी आप कह रहे हैं। मैं जवाब पूरा दूंगा। और मैंने अनुराग जी की बात में एक भी बार डिस्टर्बेंस नहीं किया। मैंने अपने ओपनिंग वक्तव्य में, जो इनसे छोटा था, उसमें मैंने 15 पैरामीटर्स गिनवाए कि 2014 से पहले हरियाणा क्या था और 2014 के बाद हरियाणा क्या है। ये कांग्रेस के साथ लड़ रहे, ये अपने 10 साल के, मतलब हुड्डा जी के 10 साल के गिनवाते। जनता की बात मैं कर रहा हूं कि जनता की बात ये कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, उन्होंने बोला फावड़ा लेकर कोई जाता है, कोई ये लेकर जाता है, वो लेकर जाता है। आज से आप लोगों को लोटा लेकर जाना है, क्योंकि कांग्रेस ने अभी हिमाचल में टॉयलेट पर टैक्स लगा दिया। भाई बताओ, वादे ऐसे कि पानी का दाम कम कर देंगे, पेट्रोल का दाम कम कर देंगे, पेट्रोल, डीजल, दूध, पानी, स्टैंप ड्यूटी, यहां तक कि 25 रुपया प्रति महीना टॉयलेट का देना पड़ेगा। मतलब कि आपकी सरकार को फ्लश करने वाले हैं, आप देख लीजिए गार्ड बांधकर। तीसरी बात, अब मैं बताना चाहता हूं कि युवाओं की बड़ी बात करते हैं। कल एक बड़ी घटना हुई दिल्ली में, 5,000, प्लीज मैंने आपके पीछे नहीं बोला, 5,000। हिमाचल की सरकार में क्लैरिफिकेशन दे दूं, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इसको डिनाई कर दिया है, कहा ये गलत बात है। ओके, आपने बोला 1.5 मिनट बोला, उससे पहले आपने 2.5 मिनट बोला। ऐसा है, इन्होंने भी 2.5 मिनट बात समाप्त कर रहा हूं। अमित जी आज ऐसा मत कीजिए। देखिए, युवाओं की बात अभी इन्होंने भी की, और मैं मानता हूं कि मेरे चाहे जितने भी डिफरेंसेस हो, अनुराग जी और मेरी एक अच्छी चीज ये है कि हम लोग फिटनेस की तरफ, हम स्पोर्ट्स की तरफ, और हम हिंदुस्तानी हैं। हाँ, और हम एक हैं, ऐसा मत बोलो। ऐसी बात तुम्हारी विचार तुम्हारे मन में चोर हो सकता है, मेरे मन में चोर नहीं है। माइलेज नहीं खाना है, पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन हमारे हम सब, मेरी बात पूरी होने दीजिए। हम दोनों की बात ये है कि हम नशे से, और हम नशा जो है उसको दूर रखते हैं। ये कल कांग्रेस पार्टी का नेता, कांग्रेस पार्टी का ऐसा नेता जिसके अपॉइंटमेंट लेटर में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम है, और जिसकी तस्वीरें हुड्डा जी के साथ है, दीपेंद्र हुड्डा के साथ है, वो ऐसा नेता पकड़ा गया। इस पर मैं जानना चाहता हूं कि क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का और समाजवादी पार्टी, क्योंकि चुनाव लड़ रही है, तो बताए 5,600 करोड़ का ड्रग माफिया, जो सबसे ज्यादा ड्रग्स लाकर देश के युवाओं को बिगाड़ने का काम कर रहा था, वो उनके साथ है, और आज तक इन्होंने स्टैंड नहीं लिया। तीसरी और आखिरी बात कहना चाहता हूं, देखिए, इन्होंने कहा नफरत का काम हम करते हैं। मठाधीश माफिया ये किसने बोला? अखिलेश यादव ने। इनके नेता अफजल अंसारी कहते हैं कि साधु संत गांजा फूकते हैं, इनके नेता कहते हैं हिंदू टेरर होता है, इनके नेता कहते हैं हिंदू धर्म धोखा है, और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना चल रहा है। मैं चुनौती देता हूं, मदरसे में माफिया होते हैं, और एक बार बोल दो कि हज में नाच गाना होता है, नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। आपकी बारी है। देन जेडीयू 30 सेकंड। देखिए, मैंने पहले ही बोला था, नफरत की आग कौन लगाता है हिंदुस्तान के अंदर में? आ गए ना मंदिर मस्जिद पे। हम बात कर रहे थे रोजगार की, किसान की, हम बात कर रहे थे युवाओं की, महिलाओं की समस्या की, आ गए कहां पे? मंदिर मस्जिद पे आ गए घूम के ना। तो हमने क्या गलत बोला था बताइए? कोई गलत बोला था? ये वो लोग हैं जो हमेशा इसी तरह की बातें करना चाहते हैं। आपने बोला कि ये मंदिर मस्जिद पे आ गए। इन्होंने एक राहुल गांधी ने बात बोली कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना हो रहा था, वहां पर भजन कीर्तन हो रहा था, वहां मंत्रोच्चारण हो रहा था, वहां नाच गाना कहां हो रहा था? मैं बोल रहा हूं, वही मंदिर है ना जहां पे भूमाफिया पैदा हो गए। प्रभु राम की जमीन में भूमाफिया पैदा हो गए, मंदिर में भूमाफिया पैदा हो गया। बोल रहे नहीं, इसको प्रभु की जमीन पे मेरी बात होने दो, संशोधन कर लेंगे वो। आपने राइटली पॉइंट करा है, लेकिन मंदिर में भूमाफिया पैदा नहीं होगा। नहीं, हमने कहा अयोध्या में मंदिर है, मंदिर इनके लिए भी मंदिर है, आपके लिए भी मंदिर में भूमाफिया नहीं। मंदिर नहीं, हमने कहा अयोध्या में थोड़ी सी शब्द इधर उधर। बताइए सर, मैं मंदिर बोला, देखिए सर,
पहले तो नमस्कार, नवरात्रि की शुभकामनाएं सबको। मैं ये कहना चाहूँ, अखिलेश जी कहते हैं हमारा मंदिर बन रहा है, और अयोध्या मंदिर जब तक नहीं जाऊंगा उस मंदिर पे जाऊंगा पहले जो हमारा निर्माण हो रहा है। क्या भूमाफिया के द्वारा के दिल से बना हुआ मंदिर? इसलिए अयोध्या में जाएंगे। मंदिर तो मंदिर, देखिए मंदिर की आपसे बात त्रुटि हुई, आपसे एक त्रुटि अरे हुई बोलने में मंदिर में भूमा, हाँ ठीक है, देखो ये ठीक नहीं है। आप अपनी हर शब्द को पकड़ना ये ठीक नहीं। कंट्रोवर्शियल। मैंने कहा अयोध्या में जिस तरह से भूमाफिया पैदा हुए, वहां तो प्रभु की जमीन है, प्रभु की जमीन में भूमाफिया नहीं पैदा होने चाहिए थे, एक बात। दूसरी बात, प्रभु के मंदिर में पानी टपका, इसके मतलब वहां भ्रष्टाचार प्रभु के मंदिर बनाने में कहीं ना कहीं। अरे अयोध्या प्रभु की नहीं है, ये जगत ही प्रभु का है। बोलने इस प्रभु अब बोलने नहीं दोगे इस तो जगत कैसे में काम भी तो चलेगा? कई सारे वो सबको लोग पता हैं। नहीं कि हम अपनी स्वामी बात तो प्रसाद पहले, मौर्य भी तो इसी जग के ही हैं। अरे हम अपनी बोलिए, बात बोलिए। नहीं कहें हाँ, क्या? बोलिए। तो देखिए, अब मेरी बात पूरी हो जाए तो जो लोग हमेशा धर्म मेरे आस्था का विषय, मैं बार बार कहता हूं, धर्म हमारे आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। हम धर्म को आस्था के रूप में मानते हैं, क्योंकि धर्म हमारा अपना आस्था है। लेकिन ये धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। सोचो आप, धर्म के नाम पे हमें आपको बांट के, सनातन कभी नहीं सिखाता है कि सनातन हमें कहता है कि सत्य अहिंसा पे चलना है और हमें दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करना है। हम दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करेंगे, इससे मतलब आप नहीं मानते। सत्यप्रकाश मिश्रा की बारी है। सत्यप्रकाश मिश्रा की बारी है। सत्यप्रकाश मिश्रा जी आपकी बारी है। नहीं, ये तो तरीका नहीं है ना। एक सेकंड, सत्य जी बोल ले, फिर आप बोल लीजिएगा। 10 सेकंड। अच्छा बोलिए, 10 सेकंड बोलिए। अनुराग जी की देखिए, वैसे तो मैं आपसे कहूंगा कि अनुराग जी मेरे अच्छे मित्र हैं, तो हो सकता है त्रुटि उनकी तरफ से उन्होंने माना भी। भाई बोलने में क्यों उसका इशू बना? तो यही है देखो, अब सुनते नहीं है ना। अब सुनिए, मैं वही कह रहा हूँ कि उनके बोलने का शायद मकसद वो नहीं रहा होगा, उनके शब्द वो ऐसे नहीं है और उनके भाव को भी मैं जानता हूँ। पर अनुराग जी के नेता ने जो कहा है वो सुनो। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अब इसका जवाब दे दूं। अब मैं मानता हूं कि अनुराग जी ने गलत नहीं बोला होगा, वो बाय मिस्टेक निकला, पर ये जो बोला, इसके बाद ये कहा गया राम मंदिर बेकार है, राम गोपाल यादव की तरफ से। अब बोलिए अनुराग जी कि क्या उनका भी स्टीवोटन था? सत्यप्रकाश मिश्रा बोल ले, फिर आप बोलिएगा। सत्य जी देखिए, ये चुनाव का आलम है और कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार जनता जनार्दन बीजेपी को छकाएगी, हरियाणा में तो और जम्मू कश्मीर में। देखिए, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जब वहां पर चुनाव की घोषणा हुई तो गए, तो उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी से हरियाणा में समझौता करना चाहते हैं, और आम आदमी पार्टी से कई राउंड की बातचीत हुई, उनके विधायक अभी यहां पहुंचे नहीं हैं, वो समझौता नहीं हुआ। अगर कांग्रेस इतनी मजबूत थी हरियाणा में तो वो आम आदमी पार्टी से समझौता नहीं करती। तो राहुल गांधी ने एक सर्टिफिकेट वहां दे दिया, मेरी पार्टी बहुत मजबूत तो नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा का ग्रुप अलग है, कुमारी सैलजा जी का ग्रुप अलग है, सुरजेवाला जी के पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं कैथल से, वहां प्रचार करने नहीं जा रही हैं। दलितों का कुछ न कुछ ऐसा मामला है कांग्रेस पार्टी का वहां कि उनके साथ शोषण है, उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, आगे बढ़ाकर कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। और कभी याद कीजिए, जाट आंदोलन हुआ करता था, पूरा हरियाणा जल जाया करता था कि आरक्षण चाहिए। मोदी जी ने 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर के इस देश के उन तमाम ऐसे आंदोलनों को एड्रेस किया है। तो आप समझिए, जो सरकारें 10 साल से काम कर रही हैं, जो किसानों के लिए 20,000 करोड़ मोदी जी, लेकिन नैरेटिव आपके खिलाफ कहना चाहता हूं। सत्यप्रकाश मिश्रा, मेरा काउंटर सवाल है, नैरेटिव आप लोगों के खिलाफ है, उस नैरेटिव को कैसे अपने पक्ष में करेंगे? देखिए, नैरेटिव ऐसा प्रतीत किसी को अगर प्रोजेक्शन किया जा रहा है कि नहीं ये आपके खिलाफ चल रहा है, ये छत्तीसगढ़ में बताया गया, और शहजाद जी ने कहा कि नैरेटिव छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी या एनडीए के खिलाफ था, ऐसा नैरेटिव है, मान भी लीजिए इस चीज को। लेकिन अगर आप पिछला वोट बैंक भी देखिए तो 46% से अधिक वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी और इनके गठबंधन दलों को वहां पे मिला था लोकसभा चुनाव में। अभी वास्तविकता यह है कि अगर किसानों को जो मोदी जी ने एड्रेस किया है, 20,000 करोड़ जारी करके उनको फोकस में रखा है, और युवाओं को, तो आप इस चीज को समझिए कि एनडीए की सरकार और वहां कांग्रेस, ठीक है, चुनाव में हर दल चाहता है कि मेरी बने, वो क्लेम भी करता है, टक्कर होगी। लेकिन अब ये धर्म को थोड़ा जो मिलाया कि धर्म और राजनीति में अंतर और धर्म और विवाद, देखिए मैं मानता हूं कि धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन धर्म को लाला करके आप उसको टारगेट करेंगे तो दूसरे लोग उसका प्रतिकार करेंगे। अपने धार्मिक अधिकारों का सुरक्षा करना यही लोकतंत्र भी देता है। ऐसा नहीं कि इस लोकतंत्र में कंचना यादव जी ये दलित पर बात कर रहे हैं, हमारे साथी जदयू के प्रवक्ता जी दलित पर बात कर रहे हैं, और बिहार में 80 महादलित का घर जल गया, और जीतन राम मांझी जी जो केंद्र में मंत्री हैं और वहां इनके अलायंस पार्टनर है, कहते हैं कि ये यादव ने
जलाया। बताइए, आपकी सरकार है, आप पूरी तरह से फेल हो गए हो और आपको बिहार में दलित नहीं दिखाई देते। अभी 16 जिले में पानी एकदम डुबा दिया है सबको, सबके घर को 2-2 मंजिले का घर जो है डूब चुका है। इनकी सरकार है केंद्र में, इनकी सरकार है राज्य में, पूरी तरीके से जो प्री मॉनिटरिंग होती है फेल हो चुके हैं, सेंटर में भी और स्टेट में भी। लोगों का घर डूब गया, लोग मर रहे हैं, मवेशी डूब गए, क्रॉप स्टैंडिंग क्रॉप पूरा डूब गया, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनको सिर्फ फर्क पड़ रहा है जो चुनाव का, इनको हरियाणा कैसे जीतना है, इनको कश्मीर कैसे जीतना है। लेकिन ये तो राहुल जी भी सोच रहे हैं, हरियाणा कैसे जीतना है, कश्मीर कैसे जीतना है, तो सब सोच रहे हैं मैडम। प्रधानमंत्री कौन है बिहार में? प्रधानमंत्री सिर्फ तब जाएंगे जब उनको वोट लेना होगा क्या? वहां निरीक्षण करने नहीं जा सकते, लोग पुकार रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एक 30 सेकंड का दिन। राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी के मेरे साथ हैं, विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। शहजाद जी, तेजस्वी जी दुबई से आ गए, राघोगढ़ गए हैं? लालू जी, मेरी बात हो जाने दीजिए। मेरी बहन, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मेरी बहन आपके बीच में मैंने नहीं बोला। कंचना जी, आप मेरी बहन हो, मेरी मित्र हो, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। ऐसा सुनिए, मैंने एक भी बार देखिए कंचना जी, रूल को फॉलो करिए, बीच में कोई नहीं बोलेगा। आपने 2.5 मिनट बोला, आपने मोदी जी से लेकर सरकार पर जनता ने भी ताली बजाई। एक सेकंड, और मैं रूल को फॉलो करिए। आपने 2.5 मिनट बोला, पब्लिक ने भी ताली बजाई, बात हो गई। अब शहजाद की बारी है। आपने मोदी जी पे भी अटैक करा, अब शहजाद की बारी है अपना जवाब देने की। शहजाद, देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे बैठे मेरे विपक्ष के सभी नेताओं का बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं एक भी बार बीच में नहीं बोलता, और मैंने तो फैक्ट्स बोले। अब उन्होंने बताया कि लालू जी चले, लालू जी तो बेल पर बाहर है, पर तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष है भाई। एनीवे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। सुन लीजिए कंचना जी, आप मेरी मित्र भी हैं, इसका लिहाज रखिए। नहीं, इसका मतलब झूठ बोलेंगे? चलिए, मैं झूठ तो बेल पर नहीं है बाहर। सुन लीजिए, अब दूसरी बात, इन्होंने दलितों के विषय में बात की। मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं कि दलितों की इतनी चिंता है तो आपको मैं केवल पहले एक चीज क्लियर कर दूं अमित जी, आपके शो के दर्शकों के सबसे मेन पॉइंट, ये वैसे 1, 2, 3 तीनों क्लेम करेंगे इंडिया अलायंस, पर हरियाणा में ये और कांग्रेस इंडिया अलायंस है, वो अलग लड़ रहे हैं। तो असली तेजा कौन है? ये बोलेगा तेजा मैं हूं, वो बोलेगा नहीं तेजा मैं हूं। ये असली इंडिया अलायंस कौन है? तय करो, ये असली तेजा कौन है? असली तेजा कौन है? दूसरी बात, आप समझे ना, समझ गए आप लोग? असली तेजा कौन है? ये असली इंडिया ये है या असली इंडिया ये है? यही तय नहीं है। अब दूसरी बात सुनो, अरे कंचना जी, सुनो तो वो कह रही है आप हार रहे हैं। अच्छा, हार रहे, सुनिए। अच्छा, एक गाना मुझे याद आया, शहजाद भाई, एक गाना याद आ रहा, लाइटर नोट, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? सुनो, इन्होंने मान लिया हम हार रहे हैं, अब आपकी बारी नहीं है, बताओ इनकी बारी नहीं है, ये आउट है। अच्छा सुनिए, बात खत्म हो गई, अब हम में से जो जीतेगा जीत रहा है। आपके बीच में नहीं बोला, आप उसका लिहाज रखिए। बोलिए ना। मैं आपको, क्योंकि आपने गाने का जिक्र किया, तो मैं आपको बताता हूं कांग्रेस और आपका रिश्ता 3 लाइन में। अच्छा, दिल्ली में था हम साथ साथ है, फिर हुआ हम आपके है कौन, पंजाब में अकेले हम अकेले तुम, और यहां पर कभी हाँ कभी ना, और आखिर में होगा अलविदा अलविदा अलविदा। यही है। और पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, नवरात्र की देर आए दुरुस्त आए। जी, मैं रुक करता हूं राजेश जी का। राजेश गुप्ता विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, जोरदार तालियां राजेश गुप्ता जी के लिए यहाँ पर। राजेश जी, प्रश्न ये है कि ये जो रायता फैला है हरियाणा के अंदर, मतलब राजनीतिक रायता, वो रायता आपको सिमटता हुआ दिख रहा है, या आपको लगता है कि इस बार जैसा कांग्रेस कह रही है कि आप वोट कटवाएं वहां पर, और वोट कटवा होकर आप बीजेपी को लाभ पहुंचाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि रायता तो अब फैलने वाला है। जब रिजल्ट आएगा तो रायता फैल भी क्या रिजल्ट आएगा बताइए? दूध फट गया है, अब आप उसको जो मर्जी कहिए, लेकिन इनका काम बहुत खराब है। एक बात मैं आपको डंके की चोट पे कह सकता हूँ, और रिजल्ट वाले दिन आप टीवी पे होंगे, हो सकता है मैं आपके साथ ही हूँ, कि भाजपा वहां पे 10 सीटों से अभी कम पे आ रही है हरियाणा में। बिल्कुल, इतना बुरा हाल। अरे आप लोगों के सर्वे होते हैं, आप कर लीजिए, बहुत इतना बुरा हाल मैंने भाजपा का, मैं इतना बुरा हाल मैंने कभी नहीं देखा। नॉर्थ इंडिया में कितनी सीटें आ रही है? हम कह रहे हैं आपकी नहीं, मैंने कहा तो बीजेपी की 6 सीटें। बीजेपी की 6, आप 6 कह रहे हैं, 10 कह रही। कंचना कितनी आ रही है? 10 से कम कह रहा हूँ, हार रही है बीजेपी। बीजेपी हार रही है, सीटें नहीं, 10 से कम कह रहा हूँ। इतनी बुरी हालत। देखिए, मेरा गृह क्षेत्र है हरियाणा, मैंने कभी अपनी जिंदगी में इतना खराब हालत नहीं देखी। जब मैं छोटा था बचपन में जरूर, तब भी हरियाणा में बीजेपी को कोई नहीं पूछता था, क्योंकि इस तरीके की बांटने वाली राजनीति कभी हरियाणा में चलती नहीं है। 36 बिरादियां एक होकर रहती थी। दूध घी का खाना हमारा नंबर 1 हरियाणा, जहाँ पे कोई कमी नहीं थी। स्केर्सिटी नहीं है, लोग अपनी पसंद से अपने बच्चे को एक कोई जवान
एक को किसान, एक को पहलवान और एक को सरकारी नौकरी में भेजा करते थे, जो परिवार के अंदर एक सिस्टम चला करता था और बहुत ही अच्छे तरीके चलता था। पूरे देश को अनाज देता है, सबसे ज़्यादा मेडल जीतता है, वो क्षेत्र है हरियाणा। लेकिन 10 साल में हरियाणा ने पहली बार देखा कैसे लोगों को एक जाति के विरुद्ध 36 बिरादरियों को कैसे लड़वाया जाता है। ऐसा हरियाणा में कभी नहीं हुआ। कैसे किसानों को आतंकवादी कहा जाता है, पहलवानों को आतंकवादी कहा जाता है। हमारी बच्चियां रोने लग जाए, अपने जूते टांग दे कि अब मैं खेलूंगी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी ये टस्से मसल नहीं होते, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हरियाणा में कभी नहीं हुआ। तो लगभग हर आदमी वहां पे परेशान है। जवान कहता है कि यार अग्निवीर के नाम पे कहां फंसा रहे हो, पहलवान कहता है कि भाई हमारी लड़कियों के साथ में क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो, किसान कह रहा है भाई क्यों कील लगा दी, हमारे को अपनी राजधानी में क्यों नहीं जाने दे रहे हो, हमें आतंकवादी क्यों कह रहे हो। तो मुझे लगता है कि शायद कोई ऐसा वर्ग है जिनके साथ है। कील तो आपने भी पंजाब में लगाई थी किसानों के लिए। हमने कहीं नहीं लगाई, हमने कहीं नहीं लगाई। हमने हमेशा दिल खोल के रखे किसानों के लिए। हमारी सरकार आज पंजाब में है, नहीं तो नहीं होती। जिस वक्त किसान आंदोलन हो रहा था उस टाइम तो हमारी सरकार नहीं थी। हम आज भी इस बात को कह रहे हैं कि हमने कम नहीं लगाई, हमने दिल खोल के किसानों के साथ में हम खड़े हैं। पहले भी थे, आज भी थे, हमेशा रहेंगे। और मुझे लगता है ऐसी कोई भी सरकार जो भारत के अंदर ये सोचती है कि वो किसानों के खिलाफ खड़े होकर जीत सकती है, मैं नहीं मानता कोई भी हो सकती है। और वो आपने लोकसभा में भी देख लिया और स्टेट इलेक्शन में तो इनका भगवान ही मालिक है, कोई बचाने वाला नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि बीजेपी की 10 सीटें आएंगी हरियाणा में। इनसे पूछे गुजरात में आईबी रिपोर्ट आई थी ना, जीत रहे थे क्या वो उस आईबी रिपोर्ट का? और फिर उन्होंने कहा था कि हम लोग जो है दिल्ली में 7 में से 7 जीतेंगे, जेल का बदला वोट से लिया जाएगा। कितनी सीटें जीते लोकसभा में कांग्रेस के साथ मिलने के बाद? और अगर इतनी श्योरिटी थी तो जिस कांग्रेस को दिल्ली में साफ कर दिया, पंजाब में हाफ कर दिया, उसको हरियाणा में जाकर माफ कर दिया बच्चों की सौगंध खाने के बाद। वाह, आपकी कितनी सीटें? हाँ, आयरॉनिकली बात यह है कि इन सभी की मिला के यहां पर ना 6 है, ना 8 है, ना 10 है। जो 2 बार से सरकार बना रहा है वो यहां पर बैठकर प्रिडिक्शन कर रहा है। इनसे पूछ लीजिए। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं, ये लोग तो बड़े कॉन्फिडेंट है ना। अनुराग जी से एक सवाल है, क्या भ्रष्टाचार मुद्दा है हरियाणा में? भ्रष्टाचार मुद्दा है हरियाणा में तो दामाद और दलाल यही तो बड़े मुद्दे हैं। दामाद को जमीन दे दो या दलाल को जमीन दे दो। एक लास्ट नहीं देखिए, ये तरीका, ये हमेशा आप लास्ट बोलते हैं। ओके, सवाल है भारतीय जनता पार्टी के पास जनता की बात करने का कुछ नहीं है। व्यक्तिगत हमले कर लो, दामाद दलाल, ये शब्द इनको बड़े शूट करते हैं। इनको लगता है यही सब बोल के हम जीत जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान की जनता समझ गई, इनको समेट के 240 में सत्ता के बाहर कर दिया, फिर जुगाड़ बनाए किसी तरह से बैठे हैं। अब राज्यों में 240 में तो समेट दिया। अच्छा, पूरे इंडिया अलायंस की सीटें कितनी है? पूरे इंडिया अलायंस की सीटें कितनी है? 400 पार, अटक गए 240 पे। ओके, 272 चाहिए होते। सुन लीजिए 272 चाहिए होते हैं तो बैसाखी पे तो टिके हो ना किसी तरह से। एक मिनट, ये बैसाखी है बगल में। अगर आपने जनता की बात की होती तो आज आपको इतना हल्ला नहीं बचाना पड़ता, व्यक्तिगत हमले नहीं करना पड़ता। कौन दुबई से आ रहा है, कौन दुबई जा रहा है, बताइए। 1,68,000 इलाज कराने जा रहा है, मोदी काशी में जीते तो वो जीत नहीं है। 1,72,000 से। एक सेकंड, नहीं, मेरी बात पूरी है, ये बहुत गंभीर बात है। नहीं कोई व्यक्ति अपने डॉक्टर को दिखाने जा रहा है, कोई बच्चों से मिलने जा रहा है, आप उसका राजनीतिक इश्यू बनाते हैं। मेरी बात समझ में नहीं आता। आप सिर्फ व्यक्तिगत हमले करके आप जनता को गुमराह करना चाहते हो, लेकिन जनता अपने मुद्दों पे टिकी हुई है कि जनता के मुद्दों पे आप बात नहीं करना चाहते, इसलिए जनता आपको सत्ता से आउट कर रही है। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ओके, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अनुराग जी का कहना है कि बीजेपी सत्ता में नहीं आई है, ये तो बैसाखियों के सहारे है। और इस पर आपके विचार क्या है? नहीं, ये तो बार बार ये कहते रहते हैं, अपने मन को बहलाते हैं। वो चुनाव पूर्व का गठबंधन था। हम बड़े लोग, हमने अपनी मेहनत करी थी तो हमने सोचा कि हम थोड़ा सीट का आंकड़ा बड़ा रखें और उसमें हम बहुमत में सत्ता में आए। और पूर्व चुनाव का गठबंधन जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी तेलुगु देशम का था और उसने सरकार बनाया और चला रही। इनको जनता का मुद्दा दिखता नहीं, चश्मा पहना सत्ता का, कैसे कहां से कैसे घुस जाए अनुराग भदौरिया कि कोई सत्ता मिल जाए। आपको जनता का मुद्दा, आपको जनता का मुद्दा दिखता नहीं है कि 20,000 करोड़ रुपए अगर किसान निधि फंड में, अरे यार बोलने नहीं देंगे अब आप, क्योंकि तीर मैंने मार दिया सही जगह पे, आप तिल मिलाएंगे। अगर प्रधानमंत्री शपथ लेते ही 20,000 करोड़ किसानों के लिए जारी करता है तो वो जनता का मुद्दा है या नहीं है? इसका जवाब देंगे आप? कहां? क्या मजाक कर रहे हैं? क्या देश में हुआ? हम क्या करें? अरे एमएसपी की गारंटी मिल गई क्या? आंख बंद कर लेते हैं, आपको अखिलेश जी दिखते, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता, जनता का मुद्दा नहीं दिखता। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के विकास दर को और इसके इकोनॉमी को दुनिया के 5वें पायदान पर खड़ा करने की कोशिश की और करके दिखाया दुनिया में, आपको जनता का मुद्दा और भारत का गौरव नहीं दिखता। एक तस्वीर आ रही है, राजेश गुप्ता, अरविंद केजरीवाल जी ने सीएम आवास खाली कर दिया है। अब वो राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर में शिफ्ट हो रहे हैं, वो अपने परिवार के साथ बाहर जा रहे हैं। ये
एक तरह से बीजेपी कह रही है ये सब नौटंकी है, सब नाटक है, सब ड्रामा है, वही रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है जो 10 साल पहले हुआ था। देखिए, अब क्या उम्मीद करते हैं बीजेपी से? ये जो करें, जब आचार संहिता लग जाए उसके बाद में भी ड्रामा करें, 24 घंटे में टीवी पे आने की प्लानिंग करें। कल मैंने एक माता रानी की बहुत खूबसूरत तस्वीर देखी, लेकिन पहली बार मंदिर में पीछे से देखी। माता रानी खड़ी है, सामने मोदी जी खड़े हैं, कैमरा पीछे है। अरे भगवान को देख लो यार। तो अपनी फोटो को दिखाने की इतनी भूख थी कि बस अपना चेहरा दिखाई देना चाहिए, चाहे भगवान की उसमें पीठ ही क्यों ना दिखाई दे जाए। मैं समझता हूँ, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। हम लोग बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, मैं कल भी वर्ती था, चाहे 2 रखें चाहे सारे व्रतम रख लें, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा ऐसी पूजा को होते हुए। अक्सर जब हम फोटो भी खिंचवाते हैं तो भगवान के चेहरे को सामने रखते हैं। और जो इन्होंने कहा, शहजाद भाई कह रहे थे कि दिल्ली के हमारी कितनी गुजरात में सीट आई। अरे गुजरात में तो हम पहली बार लड़ रहे थे, 5 सीटें ले आए, 14% वोट लेके आए। 10 साल पुरानी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई। आपने देखा पंजाब के अंदर 92 सीट 117 में से आ गई। दिल्ली में 3 बार से सरकार बना रहे हैं। आपकी कितनी सीटें आई दिल्ली के अंदर बताओ? आपकी पिछली बार जब सरकार बनी तो 3 इनके विधायक थे, एक ऑटो में बैठ के आ जाया करते थे। अब ज्यादा हो गया है, अब एक मिनी बस में बैठ के आ जाते हैं। 8 विधायक हैं। दिल्ली के नगर निगम में 1 साल तक चुनाव नहीं कराया, चुनाव को लगातार लेट कराते रहे। उसके बाद में दिल्ली के नगर निगम के अंदर भी भाजपा हार गई। और आज भी आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोका है कि जबरदस्ती उसके अंदर चुनाव करा रहे थे कि कैसे भी करके स्थायी समिति का एक मेंबर बन जाए। हरियाणा में आपकी कितनी सीटें आ रही हैं? हरियाणा के अंदर मैं आपको एक बात बता रहा हूं, देखिए जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हमारे के साथ में मिलकर ही वहां पे सरकार बनेगी, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। और एक बात बिल्कुल गारंटी से है कि किसी भी हाल में भाजपा की वहां सरकार नहीं आ रही, 10 से भी कम सीटें आएगी। मैंने कहा मिलकर आ सकती है, मिलकर आ सकती है। ओके अमी जी, देखिए वैसे तो एक मैं वीडियो दिखाना चाहता हूं। इन्होंने तो ऐसे ही बोल दिया, मैंने इनकी बातों का यकीन किया। ये मनीष सिसोदिया जी, ये एक प्रोग्राम में गए, अब इन्होंने बोला ये पूजा पाठ वाले हैं। मनीष सिसोदिया को टीका लगाया और देखो कैसे टीका लगाने के बाद तुरंत कपड़े से वो टीके को साफ करते। देखिए, अब देखिए, जूम करके देखिए, ये देखा, ये है मनीष सिसोदिया। ये हम, अब मैंने बीच में नहीं बोला, ये वही मनीष सिसोदिया जी है। और मैं इस मुद्दे पर ज्यादा नहीं जाना चाहता, जिन्होंने कहा था कि राम मंदिर के बदले यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बना दो। कहीं हिम्मत है तो वेटिकन के बारे में या कहीं और जगह के बारे में बोलते, नहीं बोला इन्होंने। चलिए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं एक लौता प्रवक्ता हूं। याद रखिए कि मैंने हरियाणा के विकास की बात की। आज मैं पूछना चाहता हूं, ये इंडिया अलायंस से 1500 रुपए का वादा किया था महिलाओं को, कितनी महिलाओं को दिया गया? आपने कहा था कि हम ओपीएस लागू करेंगे। कर्नाटका, हिमाचल में ओपीएस लागू करना तो दूर की बात, पेंशन और सैलरी नहीं दे पाए। 300 यूनिट फ्री की बात, टॉयलेट पर आपने टैक्स लगा दिया। वहां पर स्टार्टअप यूथ स्कीम करने की शुरुआत की थी, कहां है वो स्टार्टअप स्कीम? 4 आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बोलते, कितने स्कूल खोले? ये क्योंकि एक अलायंस से मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक को जवाब नहीं आएगा। आखिरकार मैं करप्शन के बारे में, करप्शन में अब 3-4 दिन पहले आपको याद होगा कि एक मूडा स्कैम आया जिस पर हाई कोर्ट ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ऑफ सिद्धरामैया अक्यूज नंबर 1 है। ये कहते थे हम करप्शन को मिटाएंगे। आज लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड करप्ट के साथ और अक्यूज नंबर 1 के साथ बैठकर ये लोग बात कर रहे हैं और कांग्रेस इनको करप्ट कह रही है। ये कांग्रेस ने कहा कि ये केजरीवाल के शराब वाले बताइए, ये उनके साथ है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा खाने वाले, दुनिया भर का पैसा खा के, जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद का हफ्ता वसूली करके दुनिया से पैसा लिया, जिसको मेन अक्यूज बताते थे, साउथ का किंगपिन बताते थे, उसे 5 करोड़ लेके जमानत दे दी। बाद में 55 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम के लिए इनकम टैक्स के छापे पड़वाते हैं। पहले कहते 70,000 करोड़ की करप्टेड पार्टी अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लेते हो। यार तुम हमें ज्ञान दोगे? तुम्हारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता टीवी में पैसे लेते पकड़े गए, आज तक किसी पार्टी में ऐसा नहीं हुआ। तुम हमें ज्ञान दोगे? तुम करप्शन की बात बताओगे जिन्होंने खुलेआम गदर मचाया हुआ है। अगर बंगारू लक्ष्मण पकड़े गए तो बीजेपी ने उनको बाहर का रास्ता किया, वो कन्विक्ट हुए, वो जेल में गए। बंगारू नहीं हुआ। अगर पकड़ा गया, मेरा प्रश्न ये है कि आपकी पार्टी में भी अगर कोई करप्शन का मामला सामने आया तो आपने क्या कार्रवाई करी है? आपने तो उसको सेलिब्रेट करा जब वो बेल पे छूट के आया। भाई आप भूल रहे हैं, हमारी पार्टी के अंदर जब भी करप्शन का मामला आया, हमारे दिल्ली के मंत्री थे, केजरीवाल जी ने खुद सीबीआई के अंदर वो केस दिया और उनको वहां से हटा दिया। पंजाब की सरकार बनते ही पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस आए, उनको हटा दिया। बेवजह किसी पे आरोप लगा के थोड़ी शहजाद और सत्यप्रकाश। शहजाद पहले आप, 30 सेकंड। कांग्रेस वालों ने चोरी कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। अब बताइए कि केजरीवाल जी सच बोल रहे थे तब या मुलायम सिंह ने चोरी कर रखी थी? मोदी जी कितनी मुलायम सिंह ने चोरी कर रखी थी, हाँ या ना बताइए? मोदी जी कितनी बार कह रहे थे 70,000 करोड़ का? बताइए ना, वो मोदी जी का वो बताइए। 70,000 करोड़ का आना है एनसीपी के लिए, अजीत पवार को अपनी पार्टी में ले रही है। आप तो केजरीवाल जी का बताइए ना। केजरीवाल जी ने सही बोला था कि मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, लालू यादव ने चोरी कर रखी है। लालू यादव जी के बारे में मैडम ज्यादा अच्छा बता देंगे। कई केसेस के अंदर उन्हें बेल भी मिली, बहुत सारे केसेस में बेल मिली, उसके बाद में छूटे, उसके दोबारा इन्होंने केस खोला, दोबारा केस खोल के उनको मुलायम सिंह यादव मुलायम सिंह यादव के लिए यही देते फिर रहे हैं उनका पद्मश्री।
पदम आपने दिया था ना, नहीं देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, हमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हमारे देना को लेके मेरी बात हम नहीं देना चाहिए था, हम कह रहे हैं देते रहिए, हम ये मानते हैं हमें इनकी तरह व्यक्तिगत राजनीति नहीं करते। एक सेकंड ये कमाल होगा, नहीं करते। इसीलिए मैंने बोला असली तेजा कौन है पहचान लीजिए। जी जी जी, ये तेजा कौन है इन्होंने? लालू यादव और मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पर जो बोला गया, देखिए वो जानते हैं अच्छी तरह से कि केजरीवाल क्या बोल रहे थे। उस समय अन्ना जी के रथ पर ईमानदारी पर चढ़कर आए, सत्ता बनाई और फिर हमाम में पूरी की पूरी तरह एक बोतल दारू के साथ एक बोतल फ्री में हजारों करोड़ के घोटाले लेकर के बह गए। अब बेचारे फंस गए हैं, तो इन लोगों को ढूंढ रहे हैं कि मुझे भी तुम लोगों के साथ क्लब में शामिल होना है, तुम लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो लालू जी ने कहा कि देखो चारा में कुछ ज्यादा सजा नहीं हुआ है, 5-5 साल हुआ है, मैं बेल पे बाहर हूं, तुम्हारा भी हो जाएगा। तो अभी जब बेल मिली तो उसको सेलिब्रेट कर रहे थे पटाखा चला करके, ओ देखो जी सुप्रीम कोर्ट ने हमें ना एकदम छोड़ दिया है जी, ये दिल्ली की सरकार को जेल में डाल दिया, मनीष को डाल दिया। मुझे दुख हुआ सबसे ज्यादा कि स्वाति मालीवाल को मारने पीटने वाला, एक महिला को पीटने वाले के समर्थन में दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की विधानसभा में कह रहा था कि विभव को भी जेल में डाल दिया। मुझे उतना दुख नहीं हुआ इनके भ्रष्टाचार से, क्योंकि मुझे मालूम है वो एक एक पाई निकाल लेगी हमारी सरकार। लेकिन एक महिला के ऊपर हमला जब होता है, वो जिस तरह से जिस दौर में वो गुजरती है, वो हम उसे वापस नहीं दे सकते। ये गलत किया केजरीवाल ने, विधानसभा को शर्मसार किया। दिल्ली की विधानसभा में एक हमलावर के बारे में आप बोलेंगे, ये ठीक नहीं है। ओके ओके, मैं बिल्कुल बैक कर रहा हूं आपको। ओके राजेश गुप्ता, आम आदमी पार्टी के एमएलए, बिहार, फिर मैं ऑडियंस आपकी बात आ रहा हूं, सवाल तैयार रखिए। अरे यार आपने बोलो बिहार की विधानसभा में नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था, मैं नहीं कहूंगा या बता नहीं सकता। उसके लिए क्या बीजेपी वालों ने कहा उसको सुन लो, क्या क्या बोल रहे थे। और ये कहा कि इनका डीएनए खराब है, और मैं बार बार कहता हूं इनकी एवरेज बहुत खराब है, 18 महीने की एवरेज है एक पार्टी में रहने की। ये जेडीयू वालों को भरोसा नहीं है, जब तक यहां से निकले दोबारा किसी पार्टी के अंदर पार्टी बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने क्या बोला नीतीश कुमार 20 साल पार्टी बदल सकते हैं, भ्रष्टाचार जेडीयू वालों ने बोला पार्टी बदल सकते हैं। अरे शहजाद पूनावाला, पलटू चाचा की पार्टी के देखिए जैसे ही जेडीयू ने बोला हम पार्टी बदल सकते हैं, शहजाद पूनावाला बड़ी चिंतित हो गए हैं। शहजाद पूनावाला को बहुत चिंता हो गई है कि पार्टी बदलेंगे तो कहा जाएगा, कोई भरोसा नहीं है, पलटू चाचा इधर सरकार गई। अच्छा लेकिन क्योंकि मुद्दा हरियाणा के चुनाव का है, जम्मू कश्मीर के चुनाव का है, महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले चुनावों का है। लेकिन महाराष्ट्र में क्या बीजेपी फंस गई है और कांग्रेस और इंडिया अलायंस भी फंस गया है? मैं इस विषय पर भी आऊंगा, लेकिन अनुराग भदौरिया आप पहले बोलिए 30 सेकंड। देखिए भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर बात करती थी ना, उनसे ही उलट जाती। भ्रष्टाचार की बात करती थी, अशोक चौहान कोई पार्टी में ले आई जिन पे आरोप लगाती थी आरएसएस घोटाले का। उसके बाद जिस तरह डिप्टी सीएम को उन्होंने बनाया हुआ शिवसेना को, उस पे आरोप लगाती थी। जो शिवसेना के मुख्यमंत्री उनके विधायकों पे आरोप लगा रही थी, बाद में उनको तोड़ के अपनी पार्टी को 2 भागों बना के सरकार बना ली। ये वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, उनको मंत्री बना देते हैं। नहीं, और ये वो लोग हैं जो लगातार, जैसे नीतीश जी की बात हुई, नीतीश जी ने जब विधानसभा के अंदर बोला था, यही लोग नीतीश जी पे सवाल उठा रहे थे, लेकिन जब सत्ता की जरूरत पड़ी तो नीतीश जी के पास दोबारा पहुंच गए। अच्छा, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि वोट जिहाद हुआ था। कौन कह रहे हैं? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं वोट जिहाद हुआ था। भाई ये 14 लोकसभा सीटों में, इतने दिन बाद लोकसभा सीट्स पर महाराष्ट्र में हुआ है, यूपी में आपकी नेत्री ने बोला था वोट जिहाद। इतने दिन बाद मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहने के बाद उनको अपने काम गिनाने को नहीं है, अभी भी उसी पे चले जा रहे हैं, धर्म की राजनीति पे। सोचो आप क्या मानसिकता हो गई हो, अपना काम नहीं गिना पा रहे। सोचिए आप, इतनी मजबूरी, हम मजबूर। ठीक है, आज मैं जनता से पूछता हूं, हाथ खड़ा करिए, वोट काम पे होना चाहिए या धर्म पे होना चाहिए? काम पे होना चाहिए, वो हाथ खड़ा करें जो चाहते हैं कि वोट काम पे बढ़ना चाहिए। जी, मैं युवाओं से पहले जानता हूं, क्या आपको लगता है जो लोग धार्मिक बातें करते हैं, खड़े होके, क्या जो लोग धार्मिक बातें करते हैं और काम की बात नहीं करते, वो एजेंडे को डिरेल करते हैं? आपको लगता है? मुझे नहीं लगता। मेरे हिसाब से ये है कि जो आप काम कर रहे हो वही आपका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, या अदर देन कि आप ये चीज़ गिना रहे हो कि ये मुस्लिम है या हिंदू है। आज के समय में हम लव जिहाद, वोट जिहाद जैसी बातें कर रहे हैं, जबकि हमें विमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, यूथ एजुकेशन और नौकरी के बारे में बात करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है अबू आजमी, मुंबई में, महाराष्ट्र में। पता है वो क्या बोलते हैं? सुनिए। अगर याकूब मेमन की जमानत हो गई होती तो शायद ये केस और अच्छा होता। याकूब मेमन जो कन्विक्टेड टेररिस्ट था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने लटकाया, मुंबई का हत्यारा, वो उसके लिए बेल की मांग करते हैं, और ये इनका अलायंस है।
मोदी विरोध में आप देश विरोधियों के साथ। शहजाद, लेकिन याकूब मेमन को फांसी अब लग चुकी है इस पुराने मुद्दे को उठाकर। एक सेकंड शहजाद, मेरा प्रश्न है, याकूब मेमन को फांसी लग चुकी है इस पुराने मुद्दे को उठाकर, क्या आपको लगता है कि इस देश की जनता आपको दोबारा वोट डालेगी? देखिए मुद्दे देखिए, क्या ये मुद्दा है इस चुनाव के अंदर? मुद्दा नहीं है इस चुनाव के अंदर, मुद्दा रोजगार है इस चुनाव के अंदर। क्योंकि आज की तारीख में जितेंद्र अवार्ड की पत्नी ने बोला ओसामा बिन लादेन की जिंदगी से सीखना पड़ेगा कि एपीजे अब्दुल कलाम की तरह ओसामा बिन लादेन गलत बोला, कंडेम किया तो फिर किसी ने कंडेम किया। अभी कल की बात है, दिनेश गुंडूराव, महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं, वो कहते हैं सावरकर जिसको इंदिरा गांधी जी ने माना था वो फंडामेंटलिस्ट था और जिन्ना फंडामेंटलिस्ट नहीं, शांति का दूत था। जिन्ना को कौन चुनाव में लड़ा है? आपके नेता कहते हैं कि वोट जिहाद होना चाहिए और चुपचाप निकलो और वोट करो, और फिर आप कहते हैं कि वोट जिहाद का मुद्दा क्यों होता है? अब जो दिनेश गुंडूराव हैं, उन्होंने जो बयान दिया सावरकर के लिए इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल उन्हें करने की क्या आवश्यकता थी? देखिए, सवाल यह है कि राजनीति में देखिए ये दूसरों की भाषा को तो लगातार बोलते चले जाते हैं। सवाल यह है कि महात्मा गांधी के हत्यारे को राष्ट्रभक्त किसने बोला? किसने बोला? भारतीय जनता पार्टी की सांसदा ने राष्ट्रभक्त बोला। क्या आपने उनके लिए कुछ किया? पार्टी से निकाला? सवाल दूसरा है, या आपकी एमपी है कंगना रनावत, बहुत पुरानी बात नहीं है, किसानों के लिए क्या बोला? किसान आंदोलन में लाशें लटक रही थी, महिलाओं के साथ रेप हो रहा था, पार्टी ने उनको तलब किया, उनको डांट लगाई। बात सुन लीजिए, ये सांसद बोल रही हैं, सांसद मतलब समझते हैं आप? दिनेश गुंडूराव मंत्री और केवल सावरकर को गाली नहीं दी, उन्होंने कहा जिन्ना इज नॉट फंडामेंटलिस्ट एंड सावरकर इज फंडामेंटलिस्ट, और उनके एक नहीं, देवता भगवान नहीं होता, मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते, हिंदू टेरर, हिंदुत्व, आईसिस, बोको हराम, एलईटी से ज्यादा डेंजरस हिंदू है, 26/11 हिंदुओं ने किया, द्वारका में नाटक हो रहा है, कृष्ण जी ने अर्जुन को जिहाद सिखाया। ये सारे बयान पर एक वाक्य बताइए समाजवादी पार्टी का, एक वाक्य नहीं है, एक वाक्य नहीं। पता 5 मैं इस बात पे क्यों नहीं जाना चाहता था, पता आपको? इन बातों पे मैं नहीं जाना चाहता था क्योंकि हमने पहले बता दिया था कि हम यहाँ जनता के मुद्दों पे आए। अगर ऐसे गिनाने लग जाएं तो इनके भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी है निषाद जी, उत्तर प्रदेश मंत्री हैं, क्या बोला था उन्होंने कि प्रभु राम जो है दशरथ के बेटे ही नहीं है। मेरा सवाल है कि एक सत्य का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, अगर राम टेम्पल पर भी दिया है और धारा 370 पे भी दिया है, तो उस पर तो बात रुक जानी चाहिए ना। अगर धार्मिक पुस्तक पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करता हुआ पकड़ा जाता है तो वो उसी दिन समाजवादी पार्टी से निकाला जाना चाहिए था ना। आपने वो नहीं किया तो फिर दूसरे लोग भड़केंगे। हरियाणा में चुनाव किसान, पहलवान और जवान 3 मुद्दों पर चल रहा है। और किसान के मामले में चाहे जो आंदोलन हुआ, इन्होंने कील ठोका, तारे लगाए, उस पर भी जदयू ने असहमति जताई थी। चाहे पहलवान का मुद्दा हो, उस पर भी केसी त्यागी जी, इनके प्रवक्ता जो हटा दिए गए इस पर बोलने के बाद, उन्हें असहमति दिखाई थी। और चाहे पहलवान का मुद्दा हो और चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, सब पर इन्होंने बताया, लेकिन फिर भी ये गठबंधन में है और ये दूसरों का स्टैंड बताते हैं। और बताइए, नायाब सिंह सैनी की जो भी रैली हो रही, जहां भी खट्टर जी कहाँ है? खट्टर जी का कई तस्वीर प्रचार कर रहे हैं, आपने देखे नहीं, तस्वीर ही नहीं है किसी भी फोटो में। ये तो ये है। और खट्टर जी का एक खट्टर जी का एक वाक्य एनडीए गठबंधन की सरकार नहीं आने वाली है बिहार में। मैं आपको बताऊं, नहीं मुझे इन्होंने हमला किया तो थोड़ा सा बिल्कुल आपको मैं मौका दूं। देखिए, किसान बिल पर देश का प्रधानमंत्री यदि माफी मांग चुके हो और हमारी पार्टी उस समय सदन में, आरसीपी सिंह नेता थे, सदन में किसान बिल के पक्ष में बोल करके आए थे। आइए विनेश फोगट में, मैं उनका राजनीति में स्वागत करता हूं, लेकिन सवाल है कि क्या विनेश फोगट राधिका खेड़ा पर जो कांग्रेस के अंदर अत्याचार हुआ उस पर कभी बोल पाएंगी? क्या विनेश फोगट ममता बनर्जी में वहां जो डॉक्टर का रेप हुआ जिसपे कांग्रेस पार्टी चुप रही उस पर बोल पाएंगी? क्या प्रियंका चतुर्वेदी पे बोल पाएंगी? क्या स्वाति मालीवाल पर बोल पाएंगी? सवाल ये भी है। मौका दूंगा कंचना जी। ऑन एयर आपके चैनल पे राधिका खेड़ा जी के साथ मैंने स्टैंड लिया था एज ए विमन। मैंने कहा था आपके साथ गलत हुआ है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, कांग्रेस नहीं करती। कंचना जी ने तो स्टैंड लिया, मैं स्वागत करता हूं, पर के से कंचना जब स्टैंड ले सकती है तो प्रियंका जी कठुआ के बलात्कारी के समर्थक को जब लाल सिंह को लिया जाता है वो कैसे खामोश? प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज डोंट इंटरप्ट। कैसे कन्नौज में नवाब सिंह के ऊपर जब आरोप लगता है और बलात्कार प्रूव होता है डीएनए से, तब उस पर कैसे खामोश? केरला की सिमी रोजबेल जॉन बोलती है कास्टिंग काउच हुआ, तब कैसे खामोश? प्लीज डोंट इंटरप्ट। नहीं, ये भाई, दिस इज नॉट फेयर यार। कश्मीर के अंदर
किसी भी नेता का बच्चा पत्थर नहीं मारता था, आम बच्चों से मरवाते थे और उनको ड्रग देते थे। क्या आप भी, बच्चे में ताकत कितनी होती है, कल आप भी इन बच्चों को ड्रग देकर के पत्थर मरवाएंगे? उनको पढ़ने की उम्र है, आगे उनको जिहादी बनाएंगे और आप धर्म की बात करते हो। ड्रग की बात आई तो कांग्रेस का एक नेता पकड़ा गया है और बीजेपी ने बकायदा इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। क्या आपको लगता नहीं है कि बहुत बड़ा मामला है ये? इस तरह से हम अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करने लग जाए तो आप बताइए, हम उत्तर प्रदेश की बात अगर शुरू करते हैं, हम इधर उधर नहीं जाते, तो आपसे पूछना चाहता हूं, राम रहीम को क्या पेरोल मिलनी चाहिए? बार बार बताइए, आप मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, अरे देश तो है, उत्तर प्रदेश की बात कर दो, जिस तरह हाथरस की घटना हुई, जिस तरह से उन्नाव की घटना हुई, मैं आपसे बात उस मुद्दों पे नहीं जाना चाहता क्योंकि इनको यह मुद्दा सूट करता है, मुझे नहीं करता, क्योंकि मुझे तकलीफ होती है बच्चों क्यों ड्रग का मुद्दा आपको सूट नहीं करता कि बच्चा कि ये लोग ड्रग बांट रहे हैं, ये लोग ड्रग की खेप पकड़ी गई है और एक कांग्रेस का नेता पकड़ा गया, ये मुद्दा आपको सूट क्यों नहीं करता? ड्रग के पकड़े जाना आपको सूट नहीं करता? कमाल की बात कर रहे हैं। नहीं, गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। नहीं, गलत आपने बोला, नहीं बोला, मुझे सूट नहीं करता। मैंने नहीं बोला है। बहुत ज्यादा बड़ा मामला है, अगर बच्चों को ड्रग्स दी जाएगी तो हमारा आगे का क्या होगा? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो ये माइक लेकर कहाँ भाग रहे हैं भाई? भाई जबरदस्ती क्या? लो यार, जबरदस्ती बात पकड़ रहे हो यार, बात कुछ हुई नहीं है, पकड़ लेके जा रहे हो। मैं कह रहा हूँ आपने बोला ऐसे लोगों को, मैंने पहले ही बोल दिया, नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। एक मिनट को, आपने बोला ये हमारा मुद्दा नहीं है क्या? नफरत का हमारा मुद्दा नहीं है, आप ड्रग से ऐड कर रहे हो उसको। मैंने कहा नफरत का मुद्दा मेरा नहीं है, बेकार की बहस कर रहे हो, ये कोई बात नहीं, मुद्दा होना चाहिए। नहीं, मैंने कहा नफरत का मुद्दा मेरा नहीं है, मैंने कहा उसको जेल भेजो। एक चीज आपने नोटिस की कि इनके पूरे इंडिया अलायंस में एन से नशे का कनेक्शन है, कोई शराब के नशे में है और कोई ड्रग्स के नशे में है। पर दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश के एक मंत्री ने तो पहले योगी जी की तारीफ कर दी थी, आज दूसरे मंत्री ने भी की कि यूपी मॉडल सबसे बेस्ट मॉडल है। ये है उनके मंत्री ठाकुर साहब, एजुकेशन मिनिस्टर है, जो कह रहे हैं कि यूपी का मॉडल लागू होना चाहिए और ये यूपी की पार्टी यूपी को गालियां देती है। ये उत्तर प्रदेश के लोगों को हर जगह जाकर गालियां देते हैं, हर जगह, और वाले भी देते हैं। नशे वाले मामले के अंदर शराब वाला नशा भी है, ड्रग्स वाला नशा भी है, बीजेपी ने आपको भी लपेट लिया। देखिए, हमने जब दिल्ली के ऊपर काम करा, शिक्षा के ऊपर, चिकित्सा के ऊपर, सुरक्षा के ऊपर काम करते रहे, हमारे को इंटरनेशनल लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं कि हमारा स्कूल कैसे बना हुआ है। फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका देखने के लिए आती है कि स्कूल कैसे बना, मोहल्ला क्लिनिक किसे कहते हैं। शहजाद फाइनल वर्ड, वो कह रहे हैं कि उनका जो मामला है वो पूरा इंटरनेशनल लोग देखने के लिए आते हैं। अरे इंटरनेशनल मॉडल छोड़ो, अन्ना जिसकी उंगली पकड़कर आए थे वो कह रहे कि ये मेरे सामने बदल गया, शराब के खिलाफ बोलता था, आज शराब से आ गया, स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, कितना धर्मांतरण। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा यहाँ पे जुड़ने के लिए, मेरी जनता जनार्दन का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज के एडिशन में इतना ही। आप सबने इस कार्यक्रम को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।